देश भर में 50 साल पहले जिस प्रकार से न्यायपालिका को आपातकाल में बंधक बनाया गया, संविधान को मौन किया गया, पत्रकारों के कलम की स्याही सुखा दी गई, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मीसा के तहत बंदी बनाया गया, 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की नसबंदी हुई। आपातकाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र पर प्रहार हुआ, उसके संदर्भ में आज बीकानेर में 33 महानुभावों को स्मरण कर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रणाम कर पाई। ये वो साधारण परिवार के नागरिक हैं जिन्होंने जब लोकतंत्र पर काला साया छाया तब अपने अपने परिवार की सुरक्षा को ताक में लगाते हुए, अपने भविष्य को स्वाहा करते हुए जेल को स्वीकार किया। ये वो परिवार हैं जो प्रताड़ित हुए, लेकिन संविधान के संरक्षण में वो तब भी तटस्थ थे। आज भी वो जब सभागार में विद्यमान थे तब पूरे समाज में उनका सम्मान हुआ। संविधान हत्या दिवस हर हिंदुस्तानी को ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र मात्र एक व्यवस्था नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है। ये काला साया कभी ना छाए भारत पर, ये संकल्प हर हिंदुस्तानी का है। इसी संदर्भ में आज बीकानेर में जो कार्यक्रम किया गया, उसमें देवतुल्य नागरिक जो पधारे, जिन्होंने हमारे इन सेनानियों का सम्मान किया, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से मैं आभार वंदन करती हूँ। धन्यवाद। एक अधिकार है चुनाव में सम्मिलित होने का। उसने अपने चुने हुए सरकार को प्रतिस्थापित किया देश की राजधानी में, ताकि वो राष्ट्र की सेवा कर सके। आपातकाल वो कालखंड है हमारे देश में जिसमें सत्ता के लोभियों ने संवैधानिक अधिकारों का न सिर्फ हनन किया, बल्कि कांग्रेस की तब की सरकार ने ये भी पेशकश की कि हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक को राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी का अधिकार नहीं। कांग्रेस की सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट में ये भी दस्तावेज प्रस्तुत किए कि आपातकाल में वो किसी भी नागरिक को गोली मार सकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने गरीबी नहीं हटाई, बल्कि गरीबों के घर उजाड़ दिए। अपने इस कड़वे इतिहास को छिपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति कांग्रेस वर्तमान में कर रही है वो स्वाभाविक है, लेकिन ना इतिहास उनको कहीं ना कहीं माफ करेगा, ना संविधान, ना देश। मैडम, वो रेप जो कांग्रेस का शासनकाल था तो रेप बहुत हुए राजस्थान में। तो एक महिला नेत्री के रूप में जब आप राजस्थान प्रभारी हैं तो आप क्या चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी तब से लेकर मेरे 5 साल के कार्यकाल में निर्भया फंड का किस प्रकार से इस्तेमाल हो, देश में 1000 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, ये भारत का एक प्रशासनिक इतिहास बन चुका है। प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार देश में तब 700 से ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर्स बने, 35 से ज़्यादा महिला के लिए हेल्पलाइन बनी, जिसमें करोड़ों महिलाओं को सहयोग मिला, न्याय मिला। प्रधानमंत्री जी का ये ध्येय रहा है कि महिला को सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि आर्थिक न्याय से भी नवाजा जाए। तो चाहे वो जनधन योजना में 25 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुलना हो, चाहे वो 30 करोड़ महिलाओं को विशेष मुद्रा का लोन हो, या फिर 33% का आरक्षण का बिल पास होना हो, महिला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से उत्थान के मार्ग पर चले, ये योगदान नरेंद्र मोदी का है, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। आज राहुल गांधी ने ये कहा है कि मोदी, मैं कहूँगी 50 करोड़ नागरिकों का बैंक का खाता खोलना, मुद्रा योजना के अंतर्गत 30 करोड़ से ज़्यादा बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करना, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 40,000 करोड़ से ज़्यादा की लोन की कार्रवाई करवाना। आज MSME डे है, शायद उनको ये ज्ञात नहीं होगा। छोटे छोटे व्यापार में आर्थिक संचालन अच्छी तरीके से हो,
आर्थिक वृद्धि हो, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के किसानों के बैंक के खाते में पैसा जाना, धारा 370 का हटना, ये सब प्रशासनिक राजनीतिक उपलब्धियां नरेंद्र मोदी की देश के संसदीय इतिहास में इंगित है। मैं लोकेंद्र पदाधिकारी अथवा सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 25 साल पहले आप जहां बैठे हैं आज कैमरे के पीछे, वहां मैं बैठी हूँ। तो मेरे जीवन के अनुभव कई हैं, मैं अभी 50 साल की भी नहीं हुई, तो जीवन बहुत लंबा प्रभु की अगर इच्छा रही तो है। लेकिन 3 बार की मैं सांसद हूँ, 5 अलग अलग विभागों की मैं मंत्री रह चुकी हूँ। मैं राष्ट्र के इतिहास में पहली महिला मंत्री शिक्षा की कैबिनेट रैंक, टेक्सटाइल की कैबिनेट रैंक, और मेरा ये मानना है कि पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करता है। जैसे कि मैच में ना, क्रिकेटर में जो आप देखते हैं श्रृंखला में, कौन सा बैट्समैन कब खेलेगा ये सिर्फ कैप्टन निर्धारित करता है। मेरा इतना मानना है कि अगर आपका तेंदुलकर क्रीज पे बैठा हो या बेंच पे बैठा हो, उसकी उपलब्धि और उसके टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कैप्टन कौन सी पारी खिलवाता है, कौन सी श्रृंखला में खिलवाता है, ये कैप्टन का अधिकार है। बोल सकते हैं आबाद नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक आबाद। हारने के बाद अमेठी का दौरा बहुत कम हो गया। मुझे लगता है लोग भूल गए कि मैं 14 में भी हारी थी। 14 से 19 तक मैंने अमेठी में हारने के बाद भी काम किया था। फर्क ये था कि 14 में वहाँ पर सपा की सरकार थी, भाजपा थी नहीं। और जब मैंने अमेठी में संगठन में काम किया, तब अमेठी के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद का चुनाव हम जीते, विधायक बने, जो योगी जी की सरकार में आज भी वर्तमान में मंत्री हैं। तो जब मेरी ही सरकार है, मेरा ही जिला परिषद का पूरा टीम बैठा हुआ है, तो अमेठी छूटी कैसी है? मैं तो तब गई थी जब वीरान थी। बंजर धरती को अब लहला दिया है, हरा भरा खेत हो गया है, तो फिर मैंने अपना काम किया है। जीवन में क्या होता है उस विषय को लेकर हम सब, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स आप कवर करते हैं और मैं मीडिया का हिस्सा रही हूँ, ये स्पष्ट है कि टेलीविज़न ने पिछले साल 30,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया था, OTT ने 24,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया था। अखबार और बाकी कम्युनिकेशन के माध्यम दिखाए जाएं तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री ने लगभग 26 लाख लोगों को नौकरी दी, और लगभग कुल जो आय रेवेन्यू हमने अर्जित की हमारे राष्ट्र के लिए, वो है लगभग 70,000 करोड़। अब उन 26 लाख लोगों में से टॉप में आना अपने आप में एक उपलब्धि होती है जीवन में, और 140 करोड़ के देश में चुनकर कैबिनेट में और 3 बार सांसद बनना, वो भी प्रभु का ही आशीर्वाद है कि ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि आज भी दोनों फील्ड्स में मुझे काम करने का सम्मानजनक मौका मिल रहा है, वो किसी मैजिक से कम नहीं, प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद। धन्यवाद जी।